Hello, students. How are you? And I hope you all are there at your homes and you all are safe. So, एक बार फिर से मैं आपका ऑनलाइन टीचर अपूर्व शर्मा अपने ग्रामर के वीडियोस के साथ साथ यहाँ पे कुछ लिटरेचर का भी पोर्शन मैं लेके आया हूँ। और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि आज मैं क्लास 12th RBSC की जो फर्स्ट बुक है उसका लिटरेचर पोर्शन में जो पोइट्री दी गई है उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट्स मैं आपके सामने शो करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने क्लास 12th RBSC की फर्स्ट बुक में पोइट्री सेक्शन की एक पोयम नोबल नेचर से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज हम कौन सी पोयम पढ़ने जा रहे हैं। So students, today we are going to study a poem written by James Stephens and you can see the title of the poem on your screen, The Snare, फंदा। और जैसा कि आप इसकी इमेज को भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इमेज के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है कि स्नेयर होता क्या है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा फंदा होता है जो कि जंगलों में जानवरों को पकड़ने के लिए काम में लिया जाता है। शिकारी जो होते हैं, पोचर्स जो होते हैं, वो इस तरीके के फंदे यहाँ जंगलों में सेट करते हैं और उसको जंगल में जो पेड़ों के पत्ते नीचे गिर जाते हैं उससे ढक के रख देते हैं। और उस रास्ते से जब भी कोई जानवर वहाँ से गुज़रता है तो या तो उसका पंजा उस फंदे में फंस जाता है या फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं बहुत ही पेनफुल होता है। और जैसे ही उसमें पैर आता है अपने आप ये उस जानवर के पैर को, उसके पंजे को अपने तीखे जो दांत हैं, जो कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, उसमें फंसा लेता है। तो देखते हैं कि इस पोयम में जेम्स स्टीफन्स जो पोइट हैं वो क्या कहते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द पोयम, as we always do, let's know some quick facts about the poet. So as you know that the poem is written by James Stephens and he was born on 9th of February 1880. He was an Irish poet. आयरलैंड के मूलतः एक आयरिश पोइट थे, आयरलैंड के कवि थे। He also wrote many novels, कई इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे। He was called a टिनी टिम by his class fellows. इनके जो साथी थे इनको टिनी टिम कह के पुकारते थे। He learned Irish language in 1900 and wrote many fairy tales in Irish language. तो शुरुआत में ये कई प्रकार की जो परी कथाएँ जो होती हैं आयरिश लैंग्वेज में वो इन्होंने लिखी थी। एंड बाय 1912 ही वॉज ए डेडिकेटेड आयरिश रिपब्लिकन। और 1912 में ये एक पूर्ण रूप से समर्थित, अपने आप को इन्होंने झोंक दिया था, आयरिश रिपब्लिकन बन चुके थे। ही वॉज ए वेरी गुड राइटर, बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। ही रोट एवरीथिंग इन वेरी इम्प्रेसिव वे। और इन्होंने लगभग अपना जितना भी साहित्य लिखा है बहुत ही प्रभावी तरीके से लिखा है। हिज बुक क्रॉक ऑफ गोल्ड वॉज वेरी पॉपुलर। और अब यहाँ पर हम स्टीफन्स के जितने भी जो सबसे प्रसिद्ध कार्य रहे हैं साहित्य में उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रॉक ऑफ गोल्ड इनकी एक बहुत ही फेमस बुक रही है। हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स वॉज इंसरक्शंस। तो इंसरक्शंस जो थी ये इनकी पहली कविताओं की जो किताब थी उसका नाम है। इट वॉज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पोएम्स रिटन बाय जेम्स स्टीफन्स। इन 1933 ही वेंट अमेरिका अमेरिका फॉर लेक्चर्स। और 1933 में ये अमेरिका भी चले गए अपने लेक्चर्स देने के लिए। एवरी ईयर ही वेंट देयर फॉर लेक्चर्स। और उसके बाद में लगभग हर साल ये वहाँ पे अपने लेक्चर्स देने के लिए जाते थे। ही गॉट मैनी अवार्ड्स। इन 1942 ही वॉज अवॉर्डेड ब्रिटिश सिविल लिस्ट पेंशन। और कई प्रख्यात पुरस्कारों से भी इनको नवाजा गया था। 1942 में ब्रिटिश सिविल लिस्ट पेंशन अवार्ड से इनको नवाजा गया। एंड फाइनली ही डाइड इन 26 ऑफ दिसंबर 1950 इन एवरले। और 26 दिसंबर 1950 एवरले में इनका निधन हो गया था। So students, before starting the original text and the stanzas of the poem, let's understand the summary of the poem. So here
आई हैव प्रेजेंटेड द डिटेल्ड समरी ऑफ द पोएम। कविता का ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने से पहले एक बार उसकी डिटेल्ड समरी, जैसा कि हम हर पोएम को पढ़ने से पहले उसकी डिटेल्ड समरी समझते हैं। अभी पिछली वाली पोएम जो थी द नोबल नेचर, उसमें भी मैंने टेक्स्ट शुरू करने से पहले आपको उसकी समरी बताई थी। सो अगर थोड़ा समरी पढ़ लेते हैं तो पोएम के टेक्स्ट को पढ़ना आसान हो जाता है, उसको और भी अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। तो देखते हैं कि ये जो आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं द स्नेयर, इसमें क्या है, क्या बात इसमें पोइट हमसे करना चाह रहा है। सो इन द स्नेयर जॉन स्टीफन्स डेस्क्राइब, ये जॉन यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जेम्स और जॉन दोनों ही नाम इनके आगे लगते हैं। सो द पोइट स्टीफन्स describes द कंडीशन ऑफ ए सेंसिटिव मैन व्हेन सीज द सफरिंग ऑफ द इनोसेंट एंड द हेल्पलेस क्रिएचर्स। तो बेसिकली इस पोएम के अंदर जो पोइट हैं जेम्स स्टीफन्स, ये यहाँ पे एक सेंसिटिव पर्सन, एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति की जो कंडीशन है उसको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जब भी वो किसी मासूम या किसी असहाय जानवर के ऊपर जब कोई अत्याचार करता है या जब उसको कोई तकलीफ होती है तो उसको देखकर सुनकर वो भी कितने संवेदनशील हो जाते हैं। परहैप्स द पोएम गिव्स एक्सप्रेशन टू एन एक्सपीरियंस ही हैड इन चाइल्डहुड विच ही हैज़ नेवर बीन एबल टू फॉरगेट। कविता को जब पढ़ेंगे तो शायद ऐसा भी एहसास होता है कि खुद पोइट ने अपने बचपन में एक ऐसा अनुभव किया था जिसको कि वो शायद अपने जीवन पर्यंत, अपनी पूरी लाइफ में उसको कभी भूल नहीं पाया। द पोइट हियर्स ए सडन क्राई ऑफ पेन। होता क्या है, दरअसल कवि जो है वो एकदम से किसी के, एक जानवर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई उसको देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर बहुत तकलीफ में है और वो चिल्ला रहा है। समवेयर ए रैबिट इज कॉट इन ए ट्रैप, और उसको ऐसा लगता है जैसे कि एक खरगोश वो शायद जंगल में किसी फंदे में फंस गया है। द क्राई कम्स अगेन एंड अगेन बट ही कैन नॉट गैस फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग। बार बार उसकी आवाज़ आती है, लेकिन पोइट जो है वो अभी तक इस बात को फाइनलाइज नहीं कर पाया है कि कौन सी जगह से, जंगल के कौन से हिस्से में से ये आवाज़ आ रही है। इन हिज इमेजिनेशन ही कैन सी द लिटिल रैबिट, और वो इमेजिन करता है और वो ये जान पाता है कि शायद ये एक छोटा सा कोई खरगोश है। इट्स पॉ कॉट इन द ट्रैप एंड इट्स फेस ट्विस्टेड इन पेन, और वो इमेजिन करता है कि निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी ये खरगोश फंसा होगा उसका पंजा बहुत ही बुरी तरीके से उस फंदे में फंस गया होगा, और दर्द के मारे उसका चेहरा, वो खरगोश अपने चेहरे को भी भींच रहा होगा। जैसा कि दर्द के, जब हमारे को भी दर्द होता है तो कैसे एक्सप्रेशंस हमारे चेहरे के ऊपर आते हैं। बट ही कैन नॉट फाइंड द प्लेस। दिस इज वेरी आयरनिकल। कवि जो है वो उसकी आवाज़ तो सुन पा रहा है, लेकिन अभी तक उस जगह को नहीं ढूंढ पा रहा कि आखिरकार ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। द रैबिट्स क्राइज ग्रो लाउडर एंड लाउडर टिल द होल एटमोस्फियर इज फिल्ड विथ पेन एंड फ्रैट। और धीरे धीरे उस रैबिट की आवाज़, उसकी जो चीख थी वो और भी ज़्यादा तेज़ होती गई, और जिस तरीके से वो रो रहा था, चिल्ला रहा था, उसने उस आसपास के पूरे वातावरण को, पूरे एटमॉस्फेयर को बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था। द पोइट सर्चेस एवरीवेयर बट ही कैन नॉट फाइंड द क्राइंग रैबिट। तो पोइट जो है उसको सब जगह ढूंढ रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली उसको ढूंढने में नाकामयाब रहता है। द पोएम रेजेस सर्टेन क्वेश्चंस। तो ये पोएम जो है अपने आप में कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे पुट करती है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई इज देयर पेन एंड क्रूएल्टी इन दिस वर्ल्ड, कि आखिरकार इस दुनिया में इतने दर्द और तकलीफ और निर्दयता जो है खास तौर से जानवरों के प्रति वो क्यों है। वाई डू द इनोसेंट एंड द वीक सफ़र, जो मासूम होते हैं या जो कमज़ोर जानवर जो होते हैं वो हमेशा क्यों समस्या से घिरे हुए रहते हैं, वो हमेशा क्यों तकलीफ़ उठाते हैं। वाई कैन नॉट वी रिमूव पेन, और क्यों हम उनकी दर्द, उनकी तकलीफ़ों को दूर नहीं कर पाते। तो एक तरीके से इस पोयम में पोइट ने दुनिया का जो खास तौर से जो मूक जानवर जो होते हैं उनके प्रति क्या रवैया है उसको यहाँ पे दिखाया, और
उन मूक जानवरों के दर्द और तकलीफ को देखकर हम क्यों उसकी अनदेखी करते हैं, उसके लिए भी यहां पर उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। तो यहां पर ये इस पोयम की एक डिटेल्ड समरी है जो कि मैंने आपको पढ़ाई, एंड आई होप कि अब जब आगे आप इसके स्टेंजास को शुरू करेंगे तो आपको उनको समझने में बहुत ईजीनेस रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द पोयम। सो देर आर 4 स्टेंजास एंड 4 लाइन्स इन 1 स्टेंजा। सो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टेंजा फर्स्ट। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, देर इज अ रैबिट इन ए स्नेयर। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, but I cannot tell from where. Perhaps the poet was sitting in calm somewhere near the woods. नीचे जो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया है उसमें आप इस स्टेंजा में दी गई चारों लाइनों का एक्सप्लेनेशन है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि शायद पोइट खुद इस एक्सपीरियंस को गेन कर रहा है। पोइट जो था वो बहुत ही शांति से वुड्स यानी जंगलों के आसपास कहीं बैठा था, एंड सडनली ही हियर्स अ क्राई ऑफ पेन, और तभी उसको किसी जानवर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे मानो कि वो बहुत दर्द में है, तकलीफ में है। इमीडिएटली ही रिकॉग्नाइज द क्राई दैट इट वॉज अ रैबिट, और फटाफट वो उस चीख की आवाज़ को समझ जाता है कि ये किसकी आवाज़ है, और वो ये बात पता लगा लेता है कि ज़रूर एक कोई छोटा खरगोश किसी तकलीफ में है। अगेन ही हर्ड द क्राई ऑफ ए रैबिट, बट इन द लास्ट लाइन ही ऑल्सो शोज हिज हेल्पलेसनेस दैट ही वॉज अनेबल टू नो फ्रॉम वेयर द वॉइस वॉज कमिंग। तो थर्ड लाइन जैसा कि आपको बता रही है, नाउ आई हियर द क्राई अगेन, दोबारा से पोइट उस चीख को सुनता है। उसको ये तो पता चल गया है कि ये किसी खरगोश की आवाज़ है, लेकिन लास्ट लाइन में वो अपनी असहाय स्थिति को भी प्रकट कर रहा है, अपनी हेल्पलेसनेस, कि वो असहाय है, चाहकर भी वो उस जानवर की मदद नहीं कर पा रहा, उस रैबिट, उस खरगोश की मदद नहीं कर पा रहा, और वो ये नहीं जान पा रहा कि आखिरकार ये आवाज़ जो है ये कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पर आप इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक खरगोश जो है वो ट्रैप्ड हुआ है यहाँ पर, किस तरीके से एक फंदे में उसका पैर फंसा हुआ है। तो इस बात को हम भी इमेजिन कर सकते हैं कि देखना ही कितना तकलीफ़देह है कि एक छोटा सा मूक, बड़ा इनोसेंट, मासूम सा जानवर यदि इतने तकलीफ़देह स्नेयर में या किसी फंदे में फंस जाए तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है। लेट्स बिगिन स्टेंजा सेकेंड, बट बिफोर बिगिनिंग सेकेंड स्टेंजा, वन स्पेशल थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू। एक बहुत ख़ास बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट स्टेंजा की जो लास्ट लाइन थी, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, उसी लाइन से सेकंड स्टेंजा वो बिगिन हो रहा है, और ये सिलसिला थ्रू आउट द पोएम भी चलेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि पोइट ने आखिरकार क्यों ये एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया कि हर स्टेंजा की आखिरी लाइन को दोबारा से उसने आने वाले स्टेंजा की पहली लाइन के रूप में उसने शुरू किया। वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ पर जो इम्पैक्ट है पोयम का, जो प्रभाव जो है, उसको और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, और जो हेल्पलेसनेस, जो डर, जो तकलीफ़ वहाँ पर वो खुद महसूस कर रहा है, उसको और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, हमारे को उसका एहसास कराने के लिए उसने इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेंजा सेकंड की भी बिगिनिंग जो है वो स्टेंजा फर्स्ट की जो लास्ट लाइन थी उसी लाइन से यहाँ पे ये भी शुरुआत कर रहा है। क्या कहता है? बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, मैं ये नहीं पता लगा पा रहा हूँ कि आखिरकार वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड, एड मीन्स हेल्प, द इनोसेंट क्रिएचर, द लिटिल रैबिट इज कॉलिंग आउट फॉर एड। बहुत तकलीफ में है वो, और वो मदद के लिए चिल्ला रहा है कि कोई उसकी आवाज़ सुन के उसके पास आए, उसको उस फंदे से छुड़ाए। क्राइंग ऑन द फ्राइटेंड एयर, मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड। सो इट इज़ मेकिंग एवरीथिंग एफ्रेड। आज हम भी यदि
अपने घर के आसपास यदि किसी के रोने की आवाज़ सुने, किसी के चीखने की आवाज़ सुने, तो एक पूरा एनवायरनमेंट जो होता है कितना डरावना सा हो जाता है। इवन द पोइट हैज़ बिकम वेरी अनईजी एंड अफ्रेड आफ्टर हियरिंग द क्राइंग ऑफ रैबिट। यहाँ तक कि पोइट खुद वो भी बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा अनईजीनेस उसको फील होनी शुरू हो जाती है कि आखिर ये चीख जो है कहाँ से आ रही है, और बहुत ही तकलीफ में कोई जानवर है जिसके चीखने से पूरा की पूरा आसपास का एनवायरनमेंट वो भी बहुत ज़्यादा डरावना हो गया है। थर्ड स्टेंजा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेकंड स्टेंजा की जो लास्ट लाइन थी उसी को यूज़ में लेकर स्टेंजा थर्ड को बिगिन किया है पोइट ने। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, द वॉइस ऑफ द रैबिट इज मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, द क्राई ऑफ द रैबिट इज मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, रिंकलिंग अप इस लिटिल फेस। रिंकलिंग अप का मतलब होता है कि जब हमें बहुत तेज़ दर्द होता है तो कैसे हम अपने चेहरे को भींच लेते हैं, शायद उसी तरीके से वो बेचारा जो रैबिट है, खरगोश है, वो भी बहुत तकलीफ़ में होगा, अपने छोटे से मासूम चेहरे को भींच रहा होगा। एंड ही क्राइज अगेन फॉर एड, अगेन द रैबिट क्राइज फॉर एन एड, मदद के लिए चिल्ला रहा है कि काश उसकी आवाज़ सुनकर उस तक कोई पहुंचे, उसकी मदद करे। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन मेरी हेल्पलेसनेस ये है कि मैं अभी तक ये नहीं जान सकता कि आखिर वो जगह कौन सी है जहाँ से उस मूक जानवर की ये आवाज़ें आ रही हैं। सो एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे दिया है, तो देख सकते हैं आप कि दर्द में, तकलीफ़ में किस तरीके से एक जानवर चिल्लाता है और कैसे उसके फेस के ऊपर कुछ रिंकल्स यानी कि लाइनें भिज जाता है उसका चेहरा। और अब लास्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर फोर्थ, यहाँ पर भी द सेम रिपीटेशन, स्टेंजा थर्ड की लास्ट लाइन को ही स्टेंजा फोर्थ की पहली लाइन के रूप में काम में लेकर यहाँ पे स्टेंजा फोर्थ की बिगनिंग हुई है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस where his paw is in the snare. The poet is unable to find the place that where his paw is in the snare. कि मैं ये नहीं जान सकता कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां पर उस बेचारे रैबिट का पॉ यानी उसका पंजा फंदे में फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओह लिटिल वन, ही इज रिमेंबरिंग द इनोसेंट क्रिएचर, बेचारा छोटा सा जानवर। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, खुद अपने आप से बात कर रहा है कि डोंट वरी, आई एम कमिंग टू यू सून, एज बिकॉज आई एम सर्चिंग यू एवरीवेयर। सो नीचे जैसा इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है कि अगेन द पोइट शोज हिज हेल्पलेसनेस दैट ही कैन नॉट फाइंड द प्लेस वेयर हिज पॉ इज इन द स्नेयर। अपनी मजबूरी, अपनी असहायता को यहाँ पे शो कर रहा है कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे तक पहुँचना, तुम्हारी मदद करना, लेकिन मैं उस जगह को नहीं ढूंढ पा रहा कि कहाँ से तुम्हारी आवाज़ आ रही है, कहाँ पर तुम्हारा छोटा सा पंजा उस तकलीफ दे फंदे में फंसा हुआ है। और बहुत ही पैथेटिकली ही इज़ रिमेंबरिंग द लिटिल क्रिएचर एंड ऑल्सो मेकिंग एन एफर्ट टू सर्च द रैबिट। सो द पोइट इज़ ऑल्सो मेकिंग हिज एफर्ट्स, कोशिश कर रहा है उसको ढूंढने की। तो यहाँ पर इस पोयम का आखिरी स्टेंजा भी खत्म होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोयम द स्नेयर रिटन बाय जेम्स स्टीफन्स ये कंप्लीट होती है। एंड आई होप कि जो चारों स्टेंजास मैंने आपको पढ़ाए हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देकर भी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट किया है आपको समझाने का। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ ही गई होगी। और हर बार की तरह जैसा कि मैंने मेरी पिछली 2 पोएम्स को कंप्लीट करने के बाद में भी कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस जो हैं पोएम्स के, उनको भी मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। यहाँ पर भी कुछ जो ऐसे वर्ड्स मैंने यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा हूँ जो कि मुझे लगा कि शायद थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, तो उनका हिंदी में भी मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन किया है। इसको आप पढ़िए, इसको समझिए, एंड आई होप कि शायद इस माध्यम से आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पोएम समझ में आ गई होगी।